फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से एकलव्य एग्रीकल्चर की एकेडमी की तरफ से आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो वीडियो आपके बीएचयू, आईसीआर, जो भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम होते हैं और जो भी वैकेंसियां आई हैं सर्विस के लिए, उन सभी के लिए आपको उसके अनुसार, सिलेबस के अनुसार वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो लेक्चर है वह सॉइल फॉर्मेशन का है। सबसे पहले तो वो यहाँ पे याद रखेंगे, सॉइल फॉर्मेशन का जो मैटर है वो आपको बहुत किताबों में उतना अच्छी मिलेंगी नहीं, तो इसलिए आपको ये जो मैं आज का लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ सॉइल फॉर्मेशन का, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से रखना है, बिना स्किप किए ध्यान से पढ़ना है, बिना स्किप किए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सॉइल फॉर्मेशन का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो कभी भी किसी भी सॉइल का फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा तब तक जब तक किसी भी रॉक या सॉइल का स्वयं विदरिंग ना हो। तो सबसे पहले सॉइल फॉर्मेशन के पहले सॉइल की या फिर रॉक्स की विदरिंग होना आवश्यक होता है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जेनी। वैज्ञानिक का क्या नाम है? जेनी। जेनी ने एक इक्वेशन दिया हुआ है। जेनी ने एक इक्वेशन दिया है। इन्होंने क्या कहा कि जो रॉक्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स आप लोग जानते होंगे, रॉक्स क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक। इन सभी रॉक्स में विदरिंग की प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? विदरिंग की प्रोसेस होने के बाद सॉइल बन जाता है। इन्होंने सीधा कहा कि जो रॉक्स है उससे विदरिंग की प्रोसेस होगी। किसने कहा? जेनी। कभी कभी इनका इक्वेशन पूछ ले आता है। तो रॉक्स में विदरिंग हुई, विदरिंग होने के बाद किसका निर्माण हो गया? एक डाइट सॉइल का फॉर्मेशन करवा दिए। उसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जेनी के बाद जोफे, ये पहले थे, दूसरे कौन से थे? जोफे ने क्या कहा है? जोफे ने कहा कि जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स में विदरिंग होगी। विदरिंग होने के बाद पैरेंट मटेरियल बनेगा। क्या बनेगा? पैरेंट मटेरियल। अब ये जो पैरेंट मटेरियल बनेगा, पैरेंट मटेरियल में सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस काम करेंगे। क्या काम करेंगे? सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की क्रिया होगी, ठीक है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की क्रिया होगी और सॉइल का फॉर्मेशन होगा। तो इनका थोड़ा सा ठीक ठाक लगा, ठीक है। तो जेफी ने क्या कहा? जेनी ने कहा कि रॉक से सीधे रॉक में विदरिंग होने के बाद सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इनका भी कहना ठीक है कि रॉक्स का विदरिंग होगा, उसके बाद सॉइल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो आपके जोफे थे, इन्होंने कहा कि रॉक्स की विदरिंग होगी, पैरेंट मटेरियल बनेंगे, उन पैरेंट मटेरियल में सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होगी, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बाद सॉइल का फॉर्मेशन होगा। एक किसने कहा? आपके जोफे ने। एक और वैज्ञानिक थे टॉम हाने। उनका नाम क्या है? टॉम हने ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो सॉइल होगी, रॉक्स होती हैं, विभिन्न प्रकार के रॉक्स, इनमें क्या होता है? इन रॉक्स में वेदरिंग होगी। अच्छा, वेदरिंग की बात सभी लोगों ने कहा है। इससे एक क्लियर होता है कि जब तक वेदरिंग की प्रोसेस नहीं होगी तब तक सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा। वेदरिंग इज अ मोस्ट इसेंशियल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किसके सॉइल के निर्माण के लिए कौन सी क्रिया का होना अति आवश्यक है? तो रॉक्स का और मिनरल्स का वेदरिंग होना अति आवश्यक है। किसके लिए? सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। तो वेदरिंग होगा, रॉक्स और मिनरल्स में क्या होगी? वेदरिंग होगा। उसके बाद पैरेंट मटेरियल बनेंगे। पैरेंट मटेरियल में सॉइल जेनेसिस होगी। सॉइल जेनेसिस किसके अनुसार है भैया? यह टॉम हने के अनुसार सॉइल जेनेसिस होने के बाद सॉइल का फॉर्मेशन होगा। एक तो तीन लोगों ने इस तरह से इक्वेशन दिया। एक तो आपके जेनी ने दिया, जोफी ने दिया, उसके बाद टॉम हने ने दिया। इन तीनों लोगों ने सॉइल के फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन दिया है। ये इक्वेशन जनरली पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो इक्वेशन दिया गया है किसके द्वारा
दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसका प्रोसेस क्या है या डिफिनीशन। तो आप लोग डिफिनीशन लिखेंगे सबसे पहले, सॉइल फॉर्मेशन के डिफिनीशन। तो इसमें लिखेंगे weathering of rocks and minerals into parent material, PM का मतलब होगा parent material and parent material subsequently transform into true soil, that is called soil. That is called soil. देखिए बहुत सिंपल सी परिभाषा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें भी वेदरिंग की ही बात की गई है। जो हमारे रॉक्स होते हैं और जो मिनरल्स होते हैं इनमें वेदरिंग होगी। वेदरिंग होने के बाद पेरेंट मटेरियल बनेगा, और जो पेरेंट मटेरियल है वो सब्सिक्वेंटली का मतलब बहुत जल्दी ही, तुरंत कुछ समय में वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, एक ट्रू सोलम में। सोलम आप लोग जानते हैं A+B होराइजन को सोलम कहा जाता है। इसके अभी हम आपको सॉइल प्रोफाइल नहीं पढ़ाए हैं, आने वाले लेक्चर में सॉइल प्रोफाइल पढ़ाया जाएगा, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप जो है कभी भी कोई भी एग्जाम, आप ICAR का सॉइल साइंस का कोई एग्जाम देने जाते हैं, वहां से सॉइल फॉर्मेशन से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे, 5 क्वेश्चन तक रहते हैं। यूपी कैटेट में बिना सॉइल फॉर्मेशन से क्वेश्चन ही नहीं बनता। BHU में एक क्वेश्चन तो मिनिमम 12 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सॉइल फॉर्मेशन से आपको मिलेगा, और जो कि आज के इस लेक्चर से आपको मिल जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। उसके अलावा और भी आप कोई एग्रीकल्चर एग्जाम देने जाते हैं तो वहां से भी, तो ये आज का जो लेक्चर है आप लोगों के लिए, जितने भी छात्र एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, और इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए इसको। तो इसका डिफिनेशन आपको, हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, चट्टानों और खनिजों का टूट फूट कर पैतृक पदार्थ में बदलना, और पैतृक पदार्थ का तुरंत ही नए सोलम में परिवर्तित हो जाना, और उसी सोलम को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए सॉइल फॉर्मेशन जो है वो एक दिन की प्रोसेस नहीं है, लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होती है। सॉइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 inch soil about 10,000 year is taken. For the formation of 1 inch soil, 1 इंच सॉइल के निर्माण के लिए लगभग 10,000 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन 1 इंच सॉइल के इरोजन के लिए 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। तो कोई भी चीज होती है जो अगर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जो होते हैं वो लॉन्ग लाइफ होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, लेकिन सॉइल का इरोजन जो है बहुत इजीली हो जाता है। इसको आप लोगों को पता होगा शायद। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं, या सॉइल फॉर्मेशन के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उनके आधार पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनके अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाकुचेव के द्वारा। डॉक्टर वीवी डाकुचेव, डॉक्टर वीवी डाकुचेव, आप लोग जानते होंगे इनको फादर ऑफ सॉइल साइंस कहा जाता है। डॉक्टर वीवी डाकुचेव को फादर ऑफ सॉइल साइंस। अच्छा, इन्होंने क्या कहा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर के बारे में, इन्होंने एक इक्वेशन दिया। तो उस इक्वेशन को हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन इनका क्या था। तो उसमें जो इक्वेशन था S इज इक्वल टू F, F का मतलब होता है सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, मतलब S का मतलब क्या हो गया, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, और F का मतलब हो गया
एस का मतलब हो गया सॉइल, एफ का मतलब हो गया सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, और उस फैक्टर को हम यहां पर लिखेंगे क्लाइमेट, क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, रिलीफ पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, रिलीफ पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, और उसके बाद इन्होंने 3 डॉट दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है अपने इक्वेशन में, 3 डॉट्स यहां पर इन्होंने दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपको ये पता चल गया कि जो सॉइल जनरली पूछ लिया था, क्योंकि चाहे जॉकुचियो हो, चाहे जेफरी हो, चाहे जेनी हो, ये तीनों जो वैज्ञानिक है इन्होंने कुल मिला के 5 प्रकार के सॉइल फार्मिंग फैक्टर के बारे में बात किया है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के सॉइल फार्मिंग फैक्टर के बारे में उन्होंने बात किया सभी लोगों ने। उसके बाद इन्होंने 3 डॉट दिया हुआ है। ये जो 3 डॉट दिए हुए हैं उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इनके हम एक एक करके देख लेते हैं कि S इक्वल टू हो गया सॉइल, F इक्वल टू हो गया फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ इसका मतलब है किसके किसके फंक्शन से? फंक्शन मतलब क्लाइमेटिक फंक्शन से, क्लाइमेट से। अब क्लाइमेट में बहुत सारी चीजें हो गई, अगर आप लोग एग्रीकल्चर से हैं तो समझ सकते हैं कि क्लाइमेट में कौन कौन सी चीजें भाग लेती हैं। क्लाइमेट में आपका रेनफॉल आ जाता है, क्लाइमेट में आपका टेम्परेचर आ जाता है, क्लाइमेट में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है, क्लाइमेट में आपका ह्यूमिडिटी आ जाती है, क्लाउड्स आ जाते हैं। ये सब जो होते हैं वो क्लाइमेटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये भी सॉइल के फॉर्मेशन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं और अहम रोल अदा करते हैं। उसके बाद क्लाइमेट के बाद ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात की गई है। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे सॉइल फ्लोरा और सॉइल फाउना। सॉइल फ्लोरा, और हम यहाँ पे सॉइल किस लिए बात करते हैं? क्योंकि ये सॉइल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सॉइल फ्लोरा और सॉइल फाउना 2 प्रकार के होते हैं। तो जो सॉइल फ्लोरा होते हैं, सॉइल माइक्रोफ्लोरा, सॉइल मैक्रोफ्लोरा होते हैं, और जो सॉइल फाउना होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, सॉइल माइक्रोफाउना और सॉइल माइक्रोफाउना। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सॉइल के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। उसके बाद रिलीफ, रिलीफ को हम दूसरे शब्दों में टोपोग्राफी कह सकते हैं। जो मिट्टी का टोपोग्राफी होता है, एक वैज्ञानिक थे मिलने, आप लोग जानते होंगे, जिनका नाम मिलने था। उन्होंने 1935 में कैटेना वर्ड दिया था, कैटेना। उन्होंने कहा कि अगर किसी सॉइल में, कोई सॉइल है और उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो पार्टिकुलर एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में हो रहा है, लेकिन और एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में होने के साथ साथ उनका जो पेरेंट मटेरियल वो भी सेम है, लेकिन सॉइल में कुछ परिवर्तन देखने को मिला, और वो जो परिवर्तन देखने को मिला वो किसके कारण मिला? टोपोग्राफी के कारण। तो वो जो परिवर्तन टोपोग्राफी के कारण था, तो उसी को उन्होंने क्या कह दिया? कैटेना। क्या बोला? कैटेना। तो कैटेना वर्ड जो है किसने दिया है? मिलने ने दिया हुआ है 1935 में। तो इस तरह से रिलीफ या टोपोग्राफी है। उसके बाद पी से पेरेंट मटेरियल है। पेरेंट मटेरियल नहीं होगा तो सॉइल का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता, है कि नहीं? बिना पेरेंट मटेरियल का सॉइल का फॉर्मेशन नहीं, या फिर किसी भी चीज का अगर फॉर्मेशन होता है, कोई नई चीज बनती है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव या किसी न किसी निर्जीव पदार्थ से ही बनती है। तो वो जिससे बनती है उन्हीं को उसका हम पैतृक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब पेरेंट मटेरियल के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम। आपको मालूम है सॉइल का जो नेचर होता है उस समय के अनुसार बदलता रहता है। कोई जो सॉइल है उसको आप देखते होंगे, तो सॉइल का जो फिजिकल, फिजियोकेमिकल, केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो ईयर टू ईयर या सीजन टू सीजन या बिटवीन 2 to 4-5 ईयर में क्या होती है? चेंज होती रहती हैं टाइम के अनुसार। तो कहीं ना कहीं जब चेंज होगा तो उससे भी नई प्रकार की, अलग प्रकार की सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग कहेंगे वो, उसमें कौन इन्वॉल्व हुआ? टाइम। तो इस तरह से सॉइल के फॉर्मेशन में क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल और टाइम, ये जो है क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। जिसको किसने कहा? डॉक्टर वीवी डाकुचियो ने कहा। तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम लोग ये जो 3 डॉट्स लिखा हुआ है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ये तीनों डॉट हैं कौन कौन से, इनका नाम क्या है? देखिए, इनके अलावा भी जो अगर देखा जाए तो फायर, एक डॉट का मतलब होता है फायर। क्या होता है? फायर। देखिए कभी कभी क्या होती है कि बहुत सारे जो जंगल होते हैं ना, उन जंगलों में आग लग जाती है। तो आग लगने के कारण क्या होता है कि वहां की जो सॉइल होती है उनमें परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन होकर वहां की जो सॉइल है वो नई सॉइल का निर्माण कर लेती है।
उसमें भी नई मतलब कोई पुरानी सॉइल है, वहां बहुत भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने के बाद उस सॉइल की जो फिजिकल, केमिकल, फिजियोकेमिकल, बायोलॉजिकल सारे जो गुण थे, कैरेक्टर से सब चेंज हो गए और सॉइल नया रूप धारण कर लिया। किसके कारण से? जलने की वजह से। तो ये फायर भी कभी कभी क्या करता है, एक नया रोल अदा करता है सॉइल के फॉर्मेशन में, जिसकी विवेचना इन्होंने डॉट के रूप में किया हुआ है। उसके बाद फायर के बाद अगर हम लोग बात करें तो विंड दूसरा जो डॉट है, इसका मतलब क्या है? विंड, हवा भी क्या करती है? सॉइल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। हवा की इंटेंसिटी है, वेलोसिटी ऑफ विंड। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ विंड। अब देखिए कभी कभी जो हमारी सैंडी सॉइल्स होती है ना, उनसे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, है ना, तो वो हवा के कारण ही बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फायर हो गया, एयर हो गया, और जो आपके स्लाइड्स होते हैं, लैंडस्लाइड्स, इसमें समझ लीजिए कि जो पानी, हवा नहीं, वाटर, मुख्य रूप से वाटर इसका अहम रोल अदा करता है इस प्रकार के सॉइल के फॉर्मेशन में। लैंडस्लाइड्स क्योंकि एक प्रकार का सॉइल इरोजन का भाग है, और सॉइल इरोजन अगर पानी के द्वारा होता है तो उसमें लैंडस्लाइड्स आती हैं। तो ये जो तीनों डॉट्स हैं आपको फायर, विंड और लैंडस्लाइड्स, उनको इंडिकेट करने का काम करते हैं। इसको आप याद रखेंगे। ज्यादातर किताबों में इन सब चीजों का विवेचना नहीं किया गया है, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस लेक्चर को पूरा अंत तक देखेंगे और सारी चीजें नोट डाउन करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। उसके बाद ये जो डाकूचियो थे, इनके अनुसार हम लोगों ने पढ़ लिया कि सॉइल फॉर्मेशन की कितने प्रोसेस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वीवी डाकूचियो, soil factors of 5 factor of soil formation, that is climate, organism, relief, parent material and time. उसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक हैं उनका नाम है जेनी ने भी क्या किया, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बताया है, और इन्होंने वही इक्वेशन दिया है जो आपके डॉक्टर वीवी डाकूचियो ने दिया है, S = F, लेकिन थोड़ा सा अंतर थोड़ा सा है। क्लाइमेट, बायोस्फीयर, इन्होंने जो डॉक्टर डाकूचियो ने क्या बोला था, ऑर्गेनिज्म जिसको बोला था, इसको उन्होंने बायोस्फीयर बोल दिया। उसके बाद रिलीफ, उसके बाद पैरेंट मटेरियल एंड टोपोग्राफी। तो इस तरह से इन्होंने भी 5 फैक्टर दिया, तो इसको भी आप याद रखेंगे। जेनी में आपको क्या याद करना है कि सेम डाकूचियो के समान ही है, बस अंतर क्या है कि इन्होंने क्या किया है, बायोस्फीयर, ऑर्गेनिज्म को बायोस्फीयर बोल दिया है। उसके बाद 3rd नंबर के जो वैज्ञानिक है जोफे ने जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं उनको 2 भागों में क्लासिफाई किया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है इन्होंने 2 भागों में क्लासिफाई किया। पहला इन्होंने कहा पैसिव एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, एक्टिव फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन, और दूसरा इन्होंने कहा पैसिव फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन। पैसिव फैक्टर्स फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो इन्होंने ये 2 फैक्टर दिया, एक्टिव और पैसिव फैक्टर, और जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों से कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पैसिव फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का और कौन सा एक्टिव फैक्टर है। तो हम लोग यहीं पे ध्यान से देख लेते हैं, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा सॉइल का पैसिव फैक्टर है और कौन सा सॉइल का एक्टिव फैक्टर है। देखो आपको ये पता हो गया कि सॉइल फॉर्मेशन के मेनली 5 फैक्टर्स हैं, और वो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं? आपका क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ, पैरेंट मटेरियल और टाइम। ये जो 5 फैक्टर हैं इनमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो एक्टिव फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं, और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो पैसिव फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं। एक्टिव फैक्टर की अगर हम लोग बात करें, क्लाइमेट और
ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को हम बायोस्फीयर भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह सकते हैं, बायोस्फीयर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब क्लाइमेट, अगर कभी कभी क्लाइमेट ना ही देता है और क्लाइमेट के प्रकार दे देता है, जैसे रेनफॉल, तो रेनफॉल किसमें आ गया, क्लाइमेट में आ गया, और वो क्या हो गया, पैसिव एक्टिव फैक्टर हो गया। और टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर क्या हो गया, एक्टिव फैक्टर हो गया, क्योंकि वो क्लाइमेट का एक पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से देगा, तो क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म क्या है, सॉइल फॉर्मेशन के एक्टिव फैक्टर है। उसके बाद जो बचे हुए हैं, बचे कौन कौन से हैं, रिलीफ, जिसको हम लोग टोपोग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी आप लोग जानते होंगे, जो मृदा की ढलान होती है, उतार और चढ़ाव जिसको हम लोग कहते हैं, उसी को इंग्लिश में टोपोग्राफी कहा जाता है। ये समझ लीजिए कि अनरिलेटेड लैंड, इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं। और दूसरा, टोपोग्राफी को हम रिलीफ भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में इसको हम रिलीफ कहते हैं। उसके बाद पेरेंट मटेरियल है, पेरेंट मटेरियल पैसिव फैक्टर से आते हैं, आप याद रखेंगे, पी से पेरेंट मटेरियल और पी से पैसिव फैक्टर भी होता है। जनरली आप इसको याद रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट मटेरियल को लोग एक्टिव फैक्टर समझ लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि जितने सारे वैज्ञानिक हैं, इन सभी लोगों ने कहा कि रॉक्स और मिनरल की वेदरिंग होती है, और वेदरिंग होने के बाद उससे पेरेंट मटेरियल बनता है, और उसी पेरेंट मटेरियल में सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, जिससे नए सॉइल का निर्माण होता है। लेकिन जो पेरेंट मटेरियल है वो कैसा है, पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। उसके बाद हमने बताया था आपको टाइम। तो ये जो है पेरेंट मटेरियल, रिलीफ, टाइम, ये क्या है, एक्टिव पैसिव फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन। और क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म आपके एक्टिव फैक्टर फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो इस तरह से सॉइल फॉर्मेशन के 5 फैक्टर होते हैं। कुछ एक्टिव फैक्टर होते हैं, कुछ पैसिव फैक्टर होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, इसको अगर हम लोग एक एक चीज के बारे में डिस्क्राइब करें तो लगभग एक एक घंटे लग जाएंगे आपको। जैसे पोलराइजेशन है, जिलेशन है, सैलिनाइजेशन है, एल्कलाइजेशन है, ये सब प्रोसेस बताने के लिए डिटेल। लेकिन इनको हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। आप एक ओवरव्यू देंगे इससे समझने के लिए। जनरली क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ाया वहीं से पूछ लिया जाएगा, लेकिन इसको भी आप समझ लीजिए कि जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है कितने प्रकार की होती है। देखिए, हमने अभी तक सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर की बात की है, अब हम लोग बात करेंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की बात करेंगे। अभी तक हम लोग फैक्टर देख रहे थे। भाई देखिए, किसी भी सॉइल का निर्माण अगर होता है तो उस सॉइल के निर्माण के लिए उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर प्रोसेस काम कर रहा होगा। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू उसका निर्माण हुआ है, उसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में करेंगे, बहुत कम समय में। आप इसको लेकिन ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले है इवेल्युएशन, यहाँ पे लिखा है, सॉरी, सबसे पहला कौन सा है, एलुविएशन। एलुविएशन का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। एलुविएशन क्या होता है, लीचिंग ऑफ मिनरल्स salts from A horizon to a B horizon is called eluviation। अगर A horizon से मिनरल्स और जो साल्स होते हैं वो B horizon में लीच कर जाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलुविएशन की प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक से जिसको हम निशालन भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। उसके बाद दूसरा नंबर है इलुविएशन। पहला क्या था, एलुविएशन, दूसरा है एलुविएशन। एलुविएशन में क्या होता है, अकुमुलेशन ऑफ, अच्छा होता क्या है कि जो ए होराइजन है, ए होराइजन से जितने भी मिनरल्स हैं और साल्ट्स हैं, जब उनकी लीचिंग हो जाती है तो वो आके बी होराइजन में इकट्ठा हो जाते हैं। तो अकुमुलेशन ऑफ मिनरल एंड साल्ट्स इन बी होराइजन इज कॉल्ड इलुविएशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं होराइजनेशन का। होराइजनेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ होराइजन इन सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड होराइजनाइजेशन। ठीक है। ह्यूमिफिकेशन ह्यूमस से संबंधित है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस इज कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन। देखिए, सारे डिफिनेशन आप याद करते चलेंगे। अब नीचे लिखा हुआ है एलुविएशन, फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड एलुविएशन। और यहाँ पे लिखा है बायोसाइक्लिंग। बायोसाइक्लिंग एक्चुअली बहुत बड़ा रोल नहीं है इसमें सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में। बायोसाइक्लिंग का मतलब है कि जो सॉइल के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो जो सॉइल के अंदर जितने भी क्रियाएं होती हैं उनकी साइक्लिंग करते रहते हैं।
जैसे नाइट्रोजन से नाइट्रेट, नाइट्रेट से फिर से नाइट्रोजन, इस तरह से वो फॉर्मेशन करते रहते हैं, तो उसका सॉइल पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए, एक तो यहाँ पर सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है, एक दो प्रकार के होते हैं, एक तो फंडामेंटल होता है, दूसरा स्पेसिफिक होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा सॉइल फार्मिंग प्रोसेस का फंडामेंटल प्रोसेस है, तो फंडामेंटल आपको याद होना चाहिए, इनको हम सभी को फंडामेंटल प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक प्रोसेस में दो भागों में बांटा गया है, जोनल पेडोजेनिक प्रोसेस और इंट्राजोनल पेडोजेनिक प्रोसेस। तो जो जोनल पेडोजेनिक प्रोसेस है, उनसे फॉर्मेशन किसका होगा, जोनल सॉइल का होगा, जैसे पोर्टलाइजेशन, लैटराइजेशन, कैल्सिफिकेशन और डीकैल्सिफिकेशन। देखिए, इसके पहले हम जब सॉइल ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ यूपी पढ़ाए थे, उन दोनों में हमने आपको पोर्टलाइजेशन का और लैटराइजेशन की दोनों की डिफिनेशन हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन तभी मैं एक शब्दों में फिर से बता देता हूं। accumulation of Sesco oxide in a horizon is called lateralization, and accumulation of Sesco oxide in a horizon is called portalization, and accumulation of calcium carbonate in a horizon is called calcification, and decalcification is a reverse process of calcification। calcification की उल्टी क्रिया होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्राजोनल प्रोसेस की, पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन होता है सेल्फ मिक्सिंग ऑफ सॉइल, सेल्फ मिक्सिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोटर्बेशन। ये ब्लैक सॉइल में पाई जाती है। अब देखो, आप लोग समझ रहे होंगे कि सॉइल में सेल्फ मिक्सिंग कैसे होती है। अरे भाई, सॉइल में अर्थवर्म होता है कि नहीं होता है, सॉइल में प्लांट के रूट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, सॉइल में अंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब क्या करते हैं, मिट्टी को कहीं ना कहीं इधर उधर करते रहते हैं। तो जो इनके द्वारा जो हमारे सॉइल में बायोस पाए जाते हैं या ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सॉइल के, उनके द्वारा जो सॉइल में उथल पुथल होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पेडोटर्बेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ग्लीजेशन। ग्लीजेशन बहुत आप लोग पहली बार शब्द सुन रहे होंगे, और इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए। जो ग्लीजेशन है कुछ है नहीं, एक बार डिफिनेशन बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि जहां पे वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या होता है कि आयरन की और इनकी क्या नाम है, एमएन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण से वहां जो सॉइल्स होते हैं वो उनका आइस कलर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लीजेशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सैलिनाइजेशन की। सैलिनाइजेशन का मतलब होता है accumulation of calcium sulfate, chloride and nitrate of calcium, magnesium, potassium and sodium in a horizon या on surface of soil is called salinization। आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनका सॉइल के सरफेस पर इकट्ठा होना सैलिनाइजेशन कहलाता है। उसी तरह से सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉइल के सरफेस पे इकट्ठा होना क्या कहलाता है, एल्कलाइजेशन कहता है। डिसैलिनाइजेशन इसकी उल्टी क्रिया है, और डिग्रेडेशन क्या होता है, एल्कलाइजेशन का उल्टा प्रोसेस होता है। मतलब डिग्रेडेशन में क्या होता है कि जो सोडियम होता है उसकी लीचिंग हो जाती है, इसलिए जो डिग्रेडेड सॉइल होती है उसका सरफेस पीएच 7 से कम हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आज का जो लेक्चर हमने आपको बताया वो आपके समझ में आ गया होगा। टाइम की थोड़ा सा वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमने चीजों को बहुत तेजी से बताया, जिसको आपको समझ में अगर पर्सनली नहीं आता तो आप बताइएगा। तो किसी भी जैसे कोई आपको प्रोसेस है जिसको ना समझ में आया हो, उसको मैं फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।